आज 12वीं क्लास का इतिहास का चैप्टर 9 का शासक और इतिवृत्ति मुगल दरबार का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बाकी था। इसको हम शुरू करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न इसका हो गया था। तो आइए अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को एक एक करके देखते हैं। उदाहरण सहित मुगल इतिहासकारों के विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। उत्तर हो जाएगा, मुगल इतिहास का भारतीय इतिहास में अत्यंत विशिष्ट स्थान है। इस स्थान के पीछे अनेकों अभिलक्षणों का योगदान रहा है, जिनमें से मुख्य अभिलक्षण इस प्रकार है। साहित्य सभी मुगल बादशाहों ने अपनी कीर्ति गाथाओं को इतिवृत्ति के माध्यम से एकत्रित करने का प्रयास किया। अकबर ने अबुल फजल से अकबरनामा का लेखन करवाया। आईने अकबरी जो फारसी भाषा में लिखी गई थी, वह अकबर कालीन साम्राज्य की संस्कृति का बयान करती है। बाबरनामा का तुर्की से फारसी में अनुवाद करवाया गया था, जो शाहजहां का बादशाहनामा और औरंगजेब का आलमगीरपुर नामा भी मुगल इतिहास की अमिट छाप छोड़ गए हैं। कला मुगल शासक विशिष्ट अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने रंगीन चित्रकारी और चित्रकारों को पनपने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शासक के दैवीय रूप को चित्रों में प्रभामंडल के स्थान दिखाया गया। अबुल फजल तो चित्रकारी को एक जादुई कला मानते थे, जिसमें निर्जीव को भी जीवित करने की खूबी होती है। अनेक ईरानी चित्रकार यथा मीर सैयद अली भी भारत आए थे। राजत्व का सिद्धांत बादशाह को ईश्वर, फर-ए-इजादी के तुल्य या उनका दूत माना जाता था। अबुल फजल ने तो मुगल राजत्व को सबसे ऊंचा दर्जा दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार दैवीय प्रकाश के चलते राजा प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता था। धर्मनिरपेक्ष समाज बनाने का प्रयास अकबर के दीन-ए-इलाही और सुलह-ए-कुल ने सभी धर्मों के प्रति आदर भाव बनाए रखने की बात कही। अबुल फजल के अनुसार सुलह-ए-कुल की नीति प्रबुद्ध शासन के लिए अत्यावश्यक है, परंतु सुलह-ए-कुल की शर्त भी थी कि कोई भी धर्म राजसत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएगा और आपस में कोई भी धर्म के नाम पर नहीं लड़ेगा। इस प्रकार मुगल इतिहास में अनेकों अभिलक्षण थे, जिसने बाहरी साम्राज्यों जेसुइटों का ध्यान भी आकर्षित किया। इसके चलते मुगल साम्राज्य को यूरोप तक में पहचान लगा। इस अध्याय में दी गई दृश्य सामग्री की हद तक अबुल फजल द्वारा किए गए तस्वीरों के वर्णन स्रोत एक से मेल खाती है। उत्तर: अबुल फजल के अनुसार किसी वस्तु का हूबहू रेखांकन करना तस्वीर कहलाता है। चित्रकारी को अबुल फजल ने एक ऐसी कला समझा था जो निर्जीव को भी सजीव कर देता है। ऐसा हम इस अध्याय में दिखाए गए अनेक चित्रों को देखकर समझ सकते हैं। हिंदू चित्रकार अत्यंत उत्कृष्ट रंगीन चित्र बनाते थे।
इसकी पुष्टि गोवर्धन द्वारा लगभग 1630 में बनाए गए तैमूर द्वारा बाबर को मुकुट भेंट चित्र से होती है। इस चित्र में बाबर ने पीछे कोई प्रभामंडल नहीं दिखाई देता है, क्योंकि प्रभामंडल बनाने की परंपरा 17वीं सदी में प्रारंभ हुई। परिणाम स्वरूप यह बाद की तस्वीरों में प्रभामंडल देख सकते हैं। यथा अबुल हसन द्वारा चित्रित अकबर और जहांगीर प्रयाग द्वारा निर्मित चित्र जिनमें जहांगीर शाहजहां को मणि दे रहे हैं, प्रायः प्रयाग द्वारा बनाए गए चित्र जिसमें शाहजहां दरबार में औरंगजेब का सम्मान करते हुए दिखाए गए हैं, अत्यंत जीवंत लगता है। चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग, बारीक सजावट तस्वीरों की शोभा बढ़ाती है। लाल, हरा, नीला, पीला और काला रंग मुख्य रूप से दिखते हैं। अकबरनामा में रामदास द्वारा बनाया गया सलीम के जन्म का दृश्य, जिसमें शहनाई, नगाड़ा, वादक, परजा व मोर सभी मनमोहक लगते हैं। जहांगीर लघु चित्रों का अत्यंत शौकीन था। मुगलों ने पांडुलिपि को भी अनेक चित्रों से सजाया था। अध्याय में दिखाया गया चिड़ियों का दृश्य काफी सजीव लगता है। इस प्रकार अध्याय में दिए गए सभी चित्र अबुल फजल द्वारा दिए गए तस्वीर के वर्णन से पूर्णतः मेल खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण क्या थे? बादशाह के साथ उनके संबंध किस तरह बने? उत्तर हो जाएगा, विशाल मुगल साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक अधिकारी होते थे। अधिकारियों के इस दल को इतिहासकार अभिजात वर्ग की संज्ञा देते हैं। इस वर्ग के मुख्य अभिलक्षण इस प्रकार हैं। मिश्रित धार्मिक प्रतिनिधित्व, लगभग सभी धर्मों के समूह के अधिकारी नियुक्त होते थे। ईरानी, तुरानी, राजपूत, राणा, मराठा, भारतीय, मुस्लिम, सिखजाद इत्यादि सभी अभिजात वर्ग का हिस्सा थे। यह ध्यान रखा जाता था कि कोई भी दल राज्य सत्ता को चुनौती देने जितना ताकतवर बन पाए। मनसबदारी, दो ओहदे जात और सवार महत्वपूर्ण होते थे। 1000 से ज्यादा जात रखने वाले मनसबदार अभिजात उमरा कहलाते थे। तैनात ए रकाब ऐसा अभिजात समूह होता था जिसे किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान में नियुक्त किया जा सकता था। सूचना प्रसार के लिए अनेक अधिकारी यथा वकिया, नवीस, कदीस व पथमार काम करते थे। साम्राज्य अनेक सूबों और परगनों में विभाजित था। यह प्रशासनिक कार्य में अधिकारीगण स्थानीय भाषा का भी प्रयोग करते थे। कभी कभी यहाँ जमींदारों का साम्राज्य के प्रतिनिधियों से मनमुटाव भी हो जाता था। समूचा अभिजात वर्ग बादशाह के प्रति जवाबदेह होता था। शासक को सर्वोपरि माना जाता था। सूबेदारों को सीधे बादशाह को प्रतिवेदन पेश करना होता था। कुछ अधिकारी बादशाह के करीब और वफादार होते थे। बादशाह अभिजात वर्ग के कुछ अधिकारियों से वैवाहिक संबंध भी कायम करते थे। उदाहरण स्वरूप अकबर ने भारमल की पुत्री से विवाह किया था। ऐसा करने से सत्ता सुरक्षित रहती थी और साम्राज्य का विस्तार भी हो पाता था। इस प्रकार अभिजात वर्ग मुगल प्रशासन का
एक ऐसा गुलदस्ता था जो वफादारी से बादशाह के साथ जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, राजत्व के मुगल आदर्श का निर्माण करने वाले तत्वों की पहचान कीजिए। उत्तर, मुगल साम्राज्य में राजत्व पूर्ण रूप से नया नहीं था। जैसा कि अबुल फजल बताते हैं कि ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी 1191 ईस्वी ने सर्वप्रथम राजत्व के विचार को प्रस्तुत किया था। इस विचार के अनुसार बादशाह को सीधा ईश्वर अर्थात फर-ए-इजादी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का मसीहा माना जाता है। राजा अपनी प्रजा के आध्यात्मिक मार्गदर्शन के स्रोत होते हैं। चित्रकारों द्वारा प्रदर्शित प्रभामंडल राजा के इसी रूप का समर्थन करते हैं। एक अन्य तत्व सुलह ए कुल की नीति थी, जिसमें एक ऐसा आदर्श राज्य बनाने की कल्पना की गई थी जहां सभी धर्मों यथा हिंदू, मुस्लिम, जैन सौहार्दपूर्ण रहे और आपस में लड़ाई न करें। अबुल फजल तो इस नीति के प्रबुद्ध शासक के लिए मूलभूत आवश्यकता मानते थे। इसी के चलते अकबर ने जजिया कर और तीर्थ कर भी समाप्त कर दिया था। बादशाह को परोपकार की मूर्ति के रूप में देखा जाने लगा। अबुल फजल प्रभुसत्ता को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में बताते हैं। बादशाह अपनी प्रजा के जीवन, धन, सम्मान व विश्वास की रक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बदले में प्रजा को राजा की आज्ञाओं का पालन करना होता है। केवल न्यायपूर्ण संप्रभु ही सदैव मार्गदर्शन व शक्ति सत्ता को समझ पाते थे। इस प्रकार उपरोक्त सभी तत्वों ने मुगल साम्राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने का प्रयास किया। हालांकि मुगल साम्राज्य के पतन के समय यह आदर्श भाव कम होने लगा था। मानचित्र अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसको छात्र ही स्वयं करेंगे। विश्व मानचित्र के एक रेखांचित्र पर उन क्षेत्रों को अंकित कीजिए जिनसे मुगलों की राजनीति व संस्कृति के संबंध थे। छात्र इसको कर लेंगे। 11 नंबर भी बच्चों को ही करना है। किसी मुगल इतिवृत्ति के विषय में और जानकारी ढूंढिए। इसके लेखक, भाषा, शैली और विषय वस्तु का वर्णन करते हुए एक वृत्तांत तैयार कीजिए। आपके द्वारा चयनित इतिहास की व्याख्या में प्रयुक्त कम से कम 2 चित्रों का बादशाह की शक्ति को इंगित करने वाले संकेतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्णन कीजिए। और 12 नंबर भी बच्चों को ही करना है। राज्य पद के आदर्शों, दरबारी रिवाजों और शाही सेवा में भर्ती की विधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समानताओं और भिन्नताओं पर प्रकाश डालते हुए मुगल दरबार और प्रशासन की वर्तमान भारतीय शासन व्यवस्था से तुलना कर एक वृत्तांत तैयार कीजिए। तो यहाँ पे ख़त्म होता है और आप लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।